आज हमारे सामने जम्मू और कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का एक सरकारी नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 10 साल 2025 का। यह महकमा मालियात में अकाउंट्स असिस्टेंट की भर्ती के बारे में है। अब बज़ाहिर तो ये एक आम नौकरी का इश्तिहार लगता है, लेकिन आज हम इसकी तफसीलात में गौता लगाएंगे, ये समझने के लिए कि ये मौका कितना बड़ा है और इसमें कामयाबी के लिए क्या हिकमत अमली चाहिए। बिल्कुल, और ये मौका वाकई बड़ा है। मेरा मतलब है 600 आसामियों का ऐलान एक साथ होना कोई छोटी बात तो नहीं है। इससे ये साफ जाहिर है कि महकमा मालियात में एक बड़ी तादाद में भर्ती की जरूरत है। तो आइए इसके अहम नुकात को एक एक करके खोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ी तस्वीर क्या है। ये 600 आसामियां यूटी कैडर की हैं और पे लेवल 5 पर है। ये यूटी कैडर का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि नौकरी सिर्फ अपने जिले में नहीं होगी? जी हाँ, ये एक बहुत ही अहम नुकता है। यूटी कैडर का मतलब यही है कि ये जिला की सतह की नौकरी नहीं है। मुंतखब होने वाले उम्मीदवार को जम्मू और कश्मीर के किसी भी हिस्से में तैनात किया जा सकता है। अच्छा, और जहां तक पे लेवल 5 की बात है, जो 29,200 से 92,300 रुपए तक है, तो ये एक ग्रेजुएट के लिए सरकारी नौकरी का एक बहुत ही पुरकशिश आगाज है। सही, प्राइवेट सेक्टर की कई एंट्री लेवल जॉब से तो ये बेहतर पैकेज है। बिल्कुल ठीक है, तो ये एक बेहतरीन मौका है, लेकिन इस मौके से फायदा उठा कौन सकता है? अहलियत के म्यार क्या है? मुझे लगता है कि ये पहला फिल्टर है जहां से बहुत से लोग बाहर हो जाते हैं। देखिए, इसमें 3 बड़े फिल्टर्स हैं। पहला तो ये कि उम्मीदवार का जम्मू और कश्मीर का डोमिसाइल होना लाजमी है और उसका सर्टिफिकेट आखिरी तारीख यानी 6 जनवरी 2026 से पहले का बना होना चाहिए। अच्छा, ये तारीख बहुत अहम है। जी। दूसरा, उम्र की हद है, जो ओपन मेरिट के लिए 40 साल है। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, वो है तालीमी काबिलियत। हाँ, तालीमी काबिलियत पर आते हैं। नोटिफिकेशन में लिखा है कि ग्रेजुएशन में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। ये शर्त, ये तो बहुत से उम्मीदवारों के लिए एक रुकावट बन सकती है। जी, ये शर्त थोड़ी सख्त जरूर है, लेकिन ये अकाउंट से मुतालिका असामियों में अक्सर देखने को मिलती है, ताकि उम्मीदवारों का एक बुनियादी तालीमी म्यार यकीनी बनाया जा सके। लेकिन इसमें कोई रियायत है? हाँ, इसमें एक रियायत भी दी गई है। अगर किसी के ग्रेजुएशन में 50% से कम नंबर है, लेकिन उसने पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी की है, तो वो भी दरखास्त दे सकता है। ये तो दिलचस्प है। अच्छा, तो इंतखाब का तरीकाकार क्या है? इंतखाब सिर्फ और सिर्फ तहरीरी इम्तिहान की मेरिट पर किया जाएगा। यानी सारा दारोमदार एक ही इम्तिहान पर है, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। ये तो बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं कि इस एक दिन की कारकर्दगी पर सब कुछ मुनहसर है? इसमें तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। बिल्कुल, और इसीलिए यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। वो क्या? हर गलत जवाब पर 0.25 नंबर कटेंगे, मनफी मार्किंग। इसका मतलब यह है कि सिर्फ तुक्केबाजी काम नहीं आएगी। उम्मीदवारों को हिकमत अमली बनानी होगी कि कौन से सवालात छोड़ने हैं और किन पर रिस्क लेना है। सही, तो ये सिर्फ इल्म का इम्तिहान नहीं बल्कि फैसला साजी का भी इम्तिहान है। जी। यानी इम्तिहान तक पहुंचना ही सबसे अहम है। तो दरखास्त के मरहले में ऐसी कौन सी आम गलतियां हैं जो किसी को इम्तिहान देने से ही रोक सकती हैं? सबसे बड़ी गलती वो दस्तावेजात में होती है। नोटिफिकेशन वाज़ेह तौर पर कहता है कि दरखास्त की मंजूरी सिर्फ आर्जी है। आर्जी? जी, मतलब असल जांच पड़ताल बाद में होगी। मैंने कई बार देखा है कि काबिल उम्मीदवार सिर्फ इसलिए बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनका नाम या तारीख पैदाइश मैट्रिक के सर्टिफिकेट से मेल नहीं खाती। ओह, ये तो बहुत छोटी सी गलती लगती है, लेकिन बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि एक बार दरखास्त जमा हो गई तो उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। और दरखास्त की फीस का क्या मामला है? ओपन मेरिट के लिए 600 रुपए और मखसूस कैटेगरीज जैसे एससी, एसटी उनके लिए 500 रुपए है, और ये सिर्फ ऑनलाइन अदा की जा सकती है और ना काबिले वापसी है। तो इस सब का खुलासा ये है कि ये एक बड़ी भर्ती है, अहलियत के उसूल वाज़ेह हैं और इंतखाब का अमल सीधा, सिर्फ एक इम्तिहान। कामयाबी की कुंजी मेहतात दरखास्त, दस्तावेजात की दुरुस्तगी और इम्तिहान के लिए सही हिकमत अमली है। बिल्कुल, यहाँ सबसे अहम नुक्ता जिस पर मैं जोर देना चाहूंगी वो आखिरी तारीख की अहमियत है। चाहे वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, तालीमी डिग्री हो या कैटेगरी सर्टिफिकेट, सब कुछ, हर दस्तावेज 6 जनवरी 2026 से पहले का होना चाहिए। इस पर कोई समझौता नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। बोर्ड इस मामले में बिल्कुल भी रियायत नहीं करता। आर्जी मंजूरी को हतमी इंतखाब की जमानत समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। जाएगा। अगरचे इंतखाब का रास्ता सिर्फ एक इम्तिहान पर मबनी है, लेकिन इस इम्तिहान की नोयत और इसका निसाब अभी सबसे बड़ा गैर यकीनी पहलू है। तो इस तरह की आसामियों के लिए पिछले सालों के पर्चों पर पहले से तहकीक करना और मुमकिना मज़ामीन की तैयारी शुरू कर देना शायद यही एक फैसला कुन बढ़तरी फराहम कर सकता है। तो आइए इसकी तकसीम को देखते हैं। 600 असामियों की, अच्छा, तो 240 तो ओपन मेरिट के लिए हैं, ठीक? जी, 240, जो कुल का 40% है। लेकिन असल कहानी, या यूं कहें कि दिलचस्प बात, बाकी 60% में है। वो कैसे? देखें, यहाँ हर कैटेगरी के लिए एक खास तादाद रखी गई है। जैसे एससी के लिए 48, एसटी के लिए 120। 120, ये तो काफी ज्यादा तादाद है। बिल्कुल, और ये जाहिर करता है कि इंतजामिया कबायली इलाकों की नुमाइंदगी को यकीनी बनाना चाहती है। ये महज एक भर्ती नहीं बल्कि समाजी शमूलियत की कोशिश लगती है। जी, उसके अलावा आरबीए के लिए 60 और एएलसीआईबी के लिए भी 60 निशस्तें हैं। अच्छा, ये आरबीए और एआरसीआईबी क्या है? आरबीए का मतलब है रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरियाज, यानी पसमानदा इलाकों के रिहायशी। जी, और एएलसीआईबी यानी वो लोग जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब रहते हैं। तो ये जोग्राफियाई तौर पर पिछड़े इलाकों के लोगों को भी बराबर का मौका देता है ना? बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गई निशस्तों की बात, लेकिन सबसे अहम सवाल, अहलियत का क्या म्यार है? कौन दरखास्त दे सकता है? बुनियादी शर्त तो किसी भी मजमून में ग्रेजुएशन है। किसी भी मजमून में? ये तो अच्छी बात है जी, लेकिन यहाँ एक शर्त है। ओपन मेरिट के उम्मीदवारों के लिए ग्रेजुएशन में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। और रिजर्व कैटेगरीज के लिए? उनके लिए ये शर्त 45% है। लेकिन यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। क्या ये 50% की शर्त थोड़ी सख्त नहीं? मतलब अगर किसी के 49% नंबर हो तो? आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया, और ऐसा लगता है कि बोर्ड ने भी इस पर गौर किया है। अच्छा जी, इसीलिए उन्होंने एक मुतबादिल रास्ता भी दिया है। अगर हम इसे बड़े तनाजुर में देखें तो ये अहलियत का म्यार बहुत वसी है। वो कैसे?
वो ऐसे है कि अगर किसी के ग्रेजुएशन में नंबर कम है लेकिन उसके पास 50% नंबरों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है ओह, या वो पीएचडी होल्डर है तो वो भी अहल है। तो ये तो पूरा खेल ही बदल देता है। इसका मतलब है कि बोर्ड सिर्फ अंडर ग्रेजुएट के नंबरों को नहीं देख रहा। बिल्कुल, वो आला तालीम को भी अहमियत दे रहा है। इससे उम्मीदवारों का दायरा बहुत वसी हो जाता है। तो इस सब का मतलब ये हुआ कि ये खित्ते के ग्रेजुएट्स की एक बहुत बड़ी तादाद के लिए एक अहम मौका है। यकीनन, और चूंकि दस्तावेज पर सेक्रेटरी JNK सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के दस्तखत हैं, इसकी सरकारी हैसियत भी वाज़ेह है। और यहीं पर मैं एक सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल उठाना चाहूंगा। जी देखें, दस्तावेज में ग्रेजुएशन के नंबरों की बुनियाद पर अहलियत का मयार है, सही, लेकिन साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट्स और PhD होल्डर्स के लिए भी एक मुतबादिल रास्ता दिया गया है। जी बिल्कुल। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक इदारा अंडर ग्रेजुएट कारकर्दगी का मुआवजा आला तालीम से कैसे करता है? क्या एक PhD होल्डर की तज्जियाती सलाहियतें जो उसने सालों की तहकीक से हासिल की हैं, एक असिस्टेंट के किरदार के लिए एक नए ग्रेजुएट से मुख्तलिफ समझी जाती हैं? बहुत दिलचस्प सवाल है। मतलब ये भर्ती के मयार के पीछे की पूरी फिलॉसफी पर गौर करने की दावत देता है कि तजुर्बा और तालीम को किस तरह परखा जाता है।